स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, जुडिशल क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज आप लोग के सामने एक बिल्कुल नया वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो जूनियर लॉयर्स हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी वकालत को स्टार्ट किया है। जैसा कि अब ये सिस्टम है कि जो लोग LLB करके अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, उनको 2 वर्ष के अंदर बार का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग जानते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। इस बार का जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस है वो, जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं, 24 फरवरी 2021 को है। अब ये जो एग्ज़ाम है, इसके बारे में पहले मैं आप लोग को एक इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो इससे ये होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो बड़े आसानी से निकल जाएगा। वैसे तो देखिए, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर इसके सिलेबस को हम तैयार करें तो सच मानिए ये साल भर से ज़्यादा का टाइम आप लोग के लिए मांगता है। लेकिन चूँकि समय कम है, आपके पास जो गिने बहुत है, 30-35 दिन का समय है, हम आपको कुछ ऐसी तकनीक बताना चाहते हैं जिससे आप अपने एग्जामिनेशंस को मात्र अगर आप 10 दिन में भी पढ़ लेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। क्योंकि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाना होता है, हाई कोर्ट भी जाना होता है, उनको कोर्ट का काम भी करना होता है, इसी में पढ़ना भी है। तो चूंकि ये एग्जामिनेशन के निकालने के बिना आप परमानेंट एडवोकेट नहीं कहलाओगे। अब अगर आपने जिस दिन पे रजिस्ट्रेशन कराया है 2 साल के भीतर आप इस एग्जाम को नहीं पास करते तो आपका जो बार में रजिस्ट्रेशन है स्टेट बार में, वो आपका कैंसिल भी हो जाएगा। तो एक तरफ ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ ये कि बहुत कम समय में टाइम मैनेजमेंट करके आप इसको निकाल सकते हैं। अभी तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने LLB किया, LLB के बाद उन लोगों ने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए, एडवोकेसी स्टार्ट किया, वो सब के सब लोग पास हो गए। तो देखिए, जो ये एग्जामिनेशन होता है इसकी पहले टेक्निक को हम समझते हैं ताकि आप लोग अपने जो आपका लक्ष्य है वह पूरा हो जाए। तो इस परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 प्रश्न। जो समय आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे, यानी 180 मिनट। और इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नकारात्मक अंक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको इस परीक्षा में केवल क्वालिफाई करना है। आपको 100 में केवल 40 नंबर को गेन करना है, ठीक है। और जो ये इसका रिजल्ट निकलेगा वो केवल निकलता है क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, जिसको हम लोग कहते हैं पास हो गए, फेल हो गए। कोई इसमें फर्स्ट डिवीजन नहीं, कोई सेकंड डिवीजन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आपको 100 जो क्वेश्चन है उसमें से 40 नंबर अगर आप आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और आप सोचिए कि आपको 180 मिनट मिल रहा है। यही जब हम लोग सिविल जज का एग्जाम देते हैं, आप लोग देखते हैं, तो आपको 150 क्वेश्चन केवल 2 घंटे में करने होते हैं। तो यहाँ पे तो ये बहुत समय आपके पास है और आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो देखिए कैसे हम क्वालिफाई करें। और एक चीज़ आप लोग को और बता दें, इसमें जो आपके अपने नोट्स बनाए हैं या जो आपको अभी हम टिप्स दे रहे हैं, आप इसको हैंड राइटिंग में लिखेंगे, या जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, बेरेक्ट है, वो सब आप एग्जामिनेशन में ले भी जा सकते हैं। अलाउ है, इलीगल नहीं, वो अलाउ है। तो आप देखिए, जैसे इसमें जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा पेपर है, उसको कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि आपका 40 प्लस हो जाए, आप क्वालिफाई कर जाओ, बस बात बन जाए। तो जो एडवोकेट्स लोग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में रेगुलर वर्क करते हैं, जैसे उनके पास क्रिमिनल के केसेस होते हैं, उनके पास सिविल के केसेस होते हैं, तो जो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ है वो डेली अपने कोर्ट में रूटीन में करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ को तैयार कर डालते हैं। तो देखिए, आप लोग क्या क्या तैयार करिए। सबसे पहले IPC, इंडियन पेनल कोड। IPC को प्रोसीड करने वाला लॉ, प्रक्रियात्मक भी जिसको कहते हैं, CRPC, उसको आपको पढ़ना है। तीसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य नियम। चौथे नंबर पर CPC, सिविल प्रोसीजर कोड। 5वें नंबर पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है।
छठे नंबर पर आपको जो है हिंदू लॉ मोहम्मदन लॉ पढ़ना है, हिंदू विद मुस्लिम विधि। इसके बाद आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैसे सिलेबस तो बहुत है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, लेकिन जितना नाम अभी हमने आपके सामने लिया, अभी एक बार फिर से ले लेंगे, तो उतना को अगर आप तैयार कर लेंगे तो वो टोटल 55 से 60 प्रश्न आपको मिलेंगे और उसको आप कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। क्योंकि पूरा सिलेबस को तैयार करना बहुत ही कठिन चीज होती है इतने कम समय में। क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो 24 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन है। तो जो आपके पास 30-35 दिन का समय, उसी का मैनेजमेंट हम आपसे बता रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमने आईपीसी नाम लिया, सीआरपीसी नाम लिया, एविडेंस नाम लिया, सीपीसी लिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिया, हिंदू लॉ लिया, मोहम्मदन लॉ लिया और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिया। तो इसमें आपको पूरा भी नहीं पढ़ना है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेसिक चीज, प्रश्न बहुत ही सरल आते हैं और उस प्रश्न में जो आएंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप लोग एग्जामिनेशंस का भी दिए होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें क्या होता है, एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 अल्टरनेटिव दिए रहेंगे, आपको जो चारों में आपको अच्छा लगेगा वो आप उसको आंसर को टिक कर देंगे। तो देखिए, जैसे आईपीसी है, आईपीसी में आपको क्या करना है कि जैसे अपराध क्या होता है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, अपराध के क्या स्तर होते हैं, व्हाट इज क्राइम, स्टेजेस ऑफ द क्राइम, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्राइम, ये आपको तैयार कर लेना है कि जो अपराध से जुड़ा पहला हवालों का चैप्टर होता है, इससे एक प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे आप लोग को हम एग्जाम्पल के रूप में बता दें कि अपराध के 4 चरण होते हैं। अपराध के 4 चरण में क्या होते हैं, पहला जो चरण होता है उसको बोलते हैं आशय, इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, तैयारी, तीसरा है प्रयत्न या प्रयास, अटेम्प्ट, और चौथे नंबर पर अपराध की पूर्णता, कंप्लीट ऑफ द ऑफेंस। तो आपसे जैसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व तो नहीं है। अब वो क्या करेंगे कि आपको 3 तो दे देंगे आवश्यक तत्व में, एक आपको हटा देंगे, उसको आपको पकड़ लेना है, उसी पे आपको टिक लगाना है। फिर जैसे आएगा कि आईपीसी में सबसे बड़ा दंड क्या है, तो सबसे बड़ा दंड होता है मृत्यु दंड, आपको मालूम भी है। तो ये आता है कि मृत्यु दंड की जो हत्या होती है, हत्या की परिभाषा किस धारा में है। तो नॉर्मली हम लोग याद करते हैं 302। देखिए 302 आईपीसी क्या है, 302 है मर्डर का पनिशमेंट, हत्या का दंड। लेकिन हमारा प्रश्न एग्जामिनेशन में आएगा हत्या की परिभाषा, तो हत्या की जो परिभाषा है वो धारा 300 में दिया गया है। तो बहुत सावधानी रखिएगा कि अगर आता है हत्या की परिभाषा किस में है तो आप धारा 300 पे टिक लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है हत्या का दंड किस में है, तब आप 302 पे लगाएंगे। फिर आपसे आता है कि ऐसा कौन सा मामला होता है जिसमें बहुत कम दंड मिलता है या आईपीसी में सबसे कम दंड है, तो आपकी धारा जो है 410 है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आईपीसी में अपराधों के प्रयत्न किस धारा में दिए गए, तो जो आईपीसी हमारी बनी हुई है उसमें टोटल जो 411 धारा है, उसमें से जो अंतिम धारा है वही अपराधों के प्रयत्न से जुड़ी हुई है। तो ऐसे आप आईपीसी के जो प्रश्न हैं उनको आप करेंगे तो आपका क्या होगा कि जो आईपीसी से 5 से 6 प्रश्न आएंगे आपके सही हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे सीआरपीसी है, यह आप लोग एडवोकेट्स लोग रोज कोर्ट पे करते हैं कि किस धारा में एफआईआर लॉज होती है। तो जो एफआईआर की लॉजिंग सेक्शन है वो 154 धारा 154। एफआईआर की परिभाषा किसमें दी गई है, तो आप बिल्कुल टिक लगाइएगा कि अब एफआईआर की परिभाषा सीआरपीसी की किसी भी सेक्शन में नहीं दी गई है। फिर आता है कि जो ये मजिस्ट्रेट लोग होते हैं ये कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सीजीएम, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज। ये आप लोग जो लोग कोर्ट जाते हैं वहां पर देखते होंगे। तो जो सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो 1 साल की जेल या 5,000 रुपए जुर्माना
या दोनों। इसी प्रकार फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है 3 साल की जेल या 10,000 रुपया जुर्माना या दोनों। सीजीएम है 7 साल तक का कारावास और सीमित जुर्माना या दोनों। असिस्टेंट सेशन जज है 10 साल तक का कारावास असीमित जुर्माना या दोनों। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज जो होते हैं वो मृत्यु दंड तक की सजा दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और कई बार आप देखिएगा आपके ऑल इंडिया बार एजुकेशन एग्जामिनेशन में आया है कि जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज आप लोग किसी भी एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करते हैं डेथ सेंटेंस से, तो ये जो डेथ सेंटेंस होता है जिसको कहते हैं फांसी, ये कैसे क्या नाम है इसका पुष्टिकरण होता है, कंफर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिए इसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट के 2 जजेस के द्वारा होता है अंडर सेक्शन 366 धारा 366 सीआरपीसी में। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आते रहते हैं। फिर आपसे आता है साक्ष्य। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं इसमें हैं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग में बटा हुआ है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 11 अध्याय में बटा हुआ है। ठीक है। साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, मौखिक साक्ष्य होता है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है, भौतिक साक्ष्य होता है, ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य होता है, प्राथमिक साक्ष्य होता है, द्वितीयक साक्ष्य होता है, अनुश्रुत साक्ष्य होता है। तो एग्जामिनेशन का आता है कि सर्वोत्तम साक्ष्य क्या है। तो सर्वोत्तम साक्ष्य जो होते हैं वो दस्तावेजी साक्ष्य में प्राथमिक साक्ष्य। अगर मौखिक रूप में देखते हैं तो मौखिक साक्ष्य भी सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, लेकिन ऐसा मौखिक साक्ष्य जो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो गवाह के रूप में आया है उसी ने घटना को देखा हो, घटना को सुना हो, घटना का आभास किया हो। ठीक है। फिर आप लोग से क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप लोग एडवोकेट हैं, आपसे बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए होस्टाइल विटनेसेस के बारे में प्रोविजन किस सेक्शन में है, पक्षद्रोही गवाह। तो आप इसका आंसर बताएगा 154 धारा 154। फिर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशंस कितने प्रकार के होते हैं, जिसको परीक्षाएं कहते हैं। तो एग्जामिनेशन इन चीफ जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको पुराने एडवोकेट लोग बोलते हैं क्या है, जीरा प्रति परीक्षा। तीसरा होता है री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा। तो ऐसे आप लोग को जो है एक वही आपको तैयार करना है जो आप एडवोकेसी में करते हो, उसी चीज को आपसे पूछा जाता है। जैसे आ गया पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है साक्ष्य अधिनियम का, ये किससे संबंधित है। तो आपको इसका आंसर लगाना है टिक में मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32 सब क्लास 1 इंडियन एविडेंस एक्ट। कई बार बार के एग्जाम में आया किस न्यायालय ने पाकला नारायण स्वामी के केस का निर्णय दिया, उस न्यायालय का नाम है प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल ने दिया। इसी प्रकार जैसे पूछा जाता है कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कितने तरीके से ट्रांसफर कर सकता है, तो जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है जिसको हम लोग टीपीए कहते हैं, उसमें प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने के 5 प्रमुख तरीके बताए गए। विक्रय कर दीजिए, सेल कर दीजिए, बंधक कर दीजिए, मार्टिगेज कर दीजिए, आप पट्टा कर दीजिए, लीज कर दीजिए, विनिमय कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, दान कर दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए। ये 5 तरीके हैं। और जहां तक वसीयत का प्रश्न है वो ध्यान रखिएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जीवित से जीवित के लिए है। तो वसीयत जो होती है वो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से गवर्न होती है। हिंदू लॉ के प्रश्न है, हिंदू वित्त के स्रोत क्या है, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो आप इसका बताइए हिंदू वित्त के 2 स्रोत हैं, पहला है प्राइमरी सोर्स है, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स है। प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक में 4 है, श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं रचनाएं तथा प्रथा, ये प्राथमिक स्रोत है। सेकेंडरी द्वितीयक स्रोत क्या है, द्वितीयक है न्याय निर्णय, विधायन, न्याय, साम्य तथा सद्विवेक, 3 जो है उधर। मुस्लिम विधि है, मुस्लिम विधि के जो स्रोत है इसको भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी में क्या क्या आता है, कुरान, सुन्ना, इज्मा, कियास।
सेकेंडरी में प्रथा या रूढ़ि, दूसरा विधायक, तीसरा न्यायिक निर्णय, चौथा न्याय साम्य सद्विवेक। ये आप ऐसे छोटा छोटा ऐसे तैयार कर लेंगे तो आपको फट से टिक लग जाएगा कि आपका आंसर बन जाएगा। फिर जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में पूछा जाता है विवाह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विवाह जो होते हैं शून्य विवाह होते हैं, शून्य कर्णीय विवाह होते हैं, वैध विवाह होते हैं, अवैध विवाह होते हैं, वाइड मैरिज, वाइडेबल मैरिज, लीगल मैरिज, इलीगल मैरिज। फिर आप लोग से पूछा जाता है ये संविदा का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे प्रस्ताव और स्वीकृति के द्वारा, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के द्वारा क्या बनता है, वचन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉमिस। जब प्रॉमिस में आ जाता है क्या, कंसिडरेशन, प्रतिफल, तो वो बन जाता है करार। और करार अगर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो उसको हम लोग कहते हैं संविदा। तो बस आपको याद रखना है कि प्रस्ताव और स्वीकृति मिलकर वचन बनता है। वचन में यदि अगर प्रतिफल आ गया, कंसिडरेशन आ गया, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, करार बन जाता है। और करार अगर ऐसा हम करते हैं जो लॉ के द्वारा लागू कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संविदा। देखिए, आप लोग को इन सब बातों के अलावा एक छोटा सा आपको और हम सुझाव दे रहे हैं कि जो YouTube चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे ऑलरेडी हमारे 21 वीडियो अभी तक पहुंचे हुए हैं। आप लोग एक वीडियो ज़्यादा नहीं, 8 मिनट 10 मिनट का है। एग्जामिनेशंस के पहले एक एक वीडियो को आप बहुत बारीकी से देख लीजिएगा। तो जब आप वीडियो देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में वो बात बैठी रहेगी। आपको इतना हेल्प करेगा ये आपके ऑल इंडिया बार एजुकेशन के एग्जाम में कि आपको ताज्जुब होगा कि हमने बहुत कम समय में, हम आपको इस बात की बिल्कुल एश्योर करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इसको तैयार करेंगे मात्र 10 दिन की पढ़ाई में आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे और फिर आपको परमानेंट एडवोकेसी का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन आप उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको लगता है कि हमको किसी पत्र पत्रिका की आवश्यकता है, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन से हमसे बात भी कर सकते हैं कि सर हमें इसके लिए कोई पत्रिका चाहिए या हमको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो आप क्या करिएगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, यूट्यूब के वीडियोस को आप देखिएगा और देखने के बाद उसको आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलता रहे। आइकन बटन है उसको आप प्रेस करिएगा, तो इससे ये होता है कि आपके पास हमारे नए वीडियोस हर समय जाते रहेंगे। ठीक है, आप इसको पढ़िए, कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।